नमस्कार, मैं हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं RAD न्यूज़। आज हम चर्चा करेंगे बिहार और देश की राजनीति के दो दिग्गजों को लेकर के, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। हाल ही में लालू यादव बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती पर सदाकत आश्रम गए और लगभग आधा घंटा तक वहाँ रहे। उन्होंने लंबा भाषण दिया। और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री वो सहरसा के पचगछिया गए, आनंद मोहन के दादा और उनके चाचा की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए। इन दोनों दिग्गजों की इन यात्राओं को लेकर के, इन समारोहों में जाने को लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि क्या लालू और नीतीश भूमिहार और राजपूतों को, या टोटलिटी में कहें तो अगरी बिरादरी के नेताओं को, अगरी बिरादरी के लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए वीरेंद्र यादव न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र यादव हैं। वीरेंद्र यादव जी, आपका स्वागत है। आप ये बताएं कि ये जो लालू और नीतीश की जो दोनों यात्राएं हैं, जिसमें एक वो नीतीश कुमार सहरसा गए और लालू यादव सदाकत आश्रम गए। यहाँ श्री कृष्ण सिंह की जयंती में गए थे लालू यादव, और उधर आनंद मोहन के दादा और उनके चाचा की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए। तो आखिरकार इसका राजनीतिक मायने क्या है? ये जो कहा जा रहा है कि ये दोनों नेता जो हैं वो राजपूतों को, भूमिहारों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका? पहले था बिहार में नारा, ये था कि लालू जी ने नारा दिया था, पता नहीं दिए थे कि नहीं दिए थे। ये जो था कि भूरा बाल साफ करो, अब वो भूरा बाल को पटाओ, उसको पानी डालो, सिंचाई करो उसको, ताकि हरा भरा हो, हरा भरा किया जाए। तो दोनों की रणनीति यही है कि जो एकदम मजबूत जातियाँ हैं, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण भी अच्छी खासी संख्या है बिहार में। अब तो सबसे ज़्यादा भारी ब्राह्मण हो गया है लोगों से ज़्यादा, तो एक बड़ी आबादी है। तो कैसे इनको पटाया जाए, कैसे इनके पक्ष में इनको अपने साथ जोड़ा जाए, उसी कोशिश में आनंद मोहन के यहाँ गए नीतीश कुमार जी, अखिलेश सिंह के यहाँ गए लालू जी। और ब्राह्मणों को पटाने के लिए नीतीश कुमार जी ने अभी एक सीट खाली हुई थी MLC की, उसमें एक ब्राह्मण राज्यवर्धन आजाद को बनाया MLC, आज़ाद के पूर्व मुख्यमंत्री, हाँ पूर्व मुख्यमंत्री CM थे, उनके बेटा हैं। तो स्वाभाविक है कि जो राजनीतिक समीकरण आज तारीख में बिहार में है, तो सवर्ण वोट तो भाजपा के लिए तो पूरा कोर वोटर है। उस कोर वोट में सिंधमारी का प्रयास है ये, इसकी कोशिश में दोनों लोग लगे हुए हैं। और चूँकि पार्टी NDA का मतलब महागठबंधन का मतलब होता है लालू नीतीश, बाकी तो कोई मतलब नहीं है कि आले माले टाले कोई औचित्य नहीं पड़ता है। उन लोगों के पास वोट हैं, नेता तो वोट जोड़ने और बांधने वाले यही दो लोग हैं। तो उस स्थिति में कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनके यहाँ भी जाएँ, जो उसने मेरी बगावत की है, जिसको लगता है कि भाई भूमिहार राजपूत के खिलाफ वाली पार्टी है, या नीतीश जी के भाई छवि तो नहीं खड़ा है उस तरह की रही नीतीश की सवर्णों के विरोध वाली, लेकिन उनको नए समीकरण में आके अब फेस सेविंग के लिए उस पर थोड़ा सा पॉलिश करना पड़ा कि ना भाई हम भूमिहार विरोध नहीं की, हम समर्थक ही तो नहीं है हिवत तही मत लालू के साथ के लिए तो हम थोड़ी विरोधियों के लिए ऐसी बात नहीं है। तो उनका था कि बस दोनों का उद्देश्य है कि फेस नए माहौल में नए ढंग से अपने आप खड़ा करना। तो वीरेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि जो एक समय जो बिहार में कहा जाता था कि भूरा बाल साफ करो, और ये आरोप लगा था कि लालू यादव ने ऐसा कहा है। हालांकि ये रिकॉर्ड में कहीं नहीं है कि लालू यादव ने ऐसा कहा था, लेकिन पब्लिक जो इसमें स्फीयर में, सार्वजनिक जीवन में ये है कि ये नारा लालू जी ने दिया था। और आज की तारीख में वीरेंद्र जी का कहना है कि वो जो छवि थी, उस छवि से मुक्त होने के लिए अब भूरा बाल को हरा बनाने की, उसको सींच करके हरा बनाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, सफाई के बाद अब निकाई, गोराई और उसमें सिंचाई की जा रही है, ताकि ये जो है
इसका फल जो है हमको प्राप्त हो। और दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार नए गठबंधन में है, हालांकि नीतीश कुमार पर कभी आगरा विरोधी होने का आरोप नहीं लगा है आज तक, लेकिन नए गठबंधन में आने के बाद उनको भी अपना ये चेहरा जो है नए सिरे से चमकाना पड़ रहा है। और इसी कवायद के तहत वो आनंद मोहन के गांव गए उनके दादा और उनके चाचा की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए। दूसरी बात कि लालू यादव श्री कृष्ण सिंह की जयंती पर सदाकत आश्रम गए, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, उन्होंने उनको आमंत्रित किया था। और अखिलेश सिंह और लालू यादव के रिश्ते जग जाहिर हैं, लालू जी काफ़ी उनको मानते हैं अखिलेश सिंह को, और उन्होंने उस दिन ये कहा भी कि हमने इनको एमपी बनवाया और एक फ़ोन किया और वो एमपी बन गई है, तो दूसरे को बनवाने के लिए टिकट मांगने के लिए एक तरह से हमारे पास आए थे, लेकिन हमने इन्हीं को कहा कि तुम ही बन जाओ। तो लालू और अखिलेश यादव में इस तरह की ट्विनिंग है और ये सबको पता है। तो ये जो कहा जा रहा है कि इन लोगों को, राजपूत बिरादरी को, भूमिहार बिरादरी को, जो कि एक दोनों जो अब बिहार में सामाजिक रूप से मजबूत बिरादरी है, संख्या के लिहाज से बहुत कम है, लेकिन जो जातिगत जो सर्वेक्षण आया है वो तो पता चल गया है उसमें कि संख्या बहुत अधिक नहीं है इनकी, लेकिन सामाजिक प्रभाव जो है वो अधिक है। और वो सामाजिक प्रभाव के चलते भले कहा जाता है कि अगरी बिरादरी का एक वोटर जो है वो 10 वोटर को प्रभावित करता है। तो ऐसी स्थिति में ये वीरेंद्र जी का कहना है कि ये इनको एक तरह से विन ओवर करने के लिए, जीतने के लिए, अपने पक्ष में झुकाने के लिए, लाने के लिए ये कवायद चल रही है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा हम ये आंकड़ा हम लोग जान ले तो बात और स्पष्ट होगी कि आज की तारीख में जो बिहार में जो लोकसभा की जो सीटें हैं 40 सीटें हैं, और उन 40 सीटों में से 13 सीट ऐसी है जिस पर अगरी बिरादरी के लोगों का कब्जा है। और उसमें से आज की तारीख में सिर्फ 2 सांसद जो हैं वो आप महागठबंधन कह लीजिए, जेडीयू कह लीजिए, उनके साथ है। जैसे कि ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भूमिहार बिरादरी से आते हैं और वो मुंगेर से जेडीयू के सांसद हैं। और दूसरी ओर कविता सिंह जो सिवान से हैं वो राजपूत बिरादरी से आती हैं और वो जेडीयू की एमपी हैं वहाँ से। तो 2 लोग जो हैं राजपूत बिरादरी के वो जेडीयू के खाते में हैं आज की तारीख में। बाकी के जो 11 लोग हैं वो बीजेपी या एलजेपी के खाते में हैं। उसमें से जो लोग हैं उसमें उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे जो बीजेपी के जो सांसद हैं उसमें अगर राजपूत बिरादरी की मैं चर्चा करूँ तो उसमें राधा मोहन सिंह मोतिहारी से हैं, और उसके बाद सिगरीवाल वो महाराजगंज से हैं, और राजीव प्रताप रूढ़ी वो छपरा से सांसद हैं, राजकुमार सिंह जिनको आरके सिंह के रूप में जाना जाता है वो नौकरशाह रहे हैं और बाद में वो राजनीति में आए और केंद्र सरकार में मंत्री हैं, तो वो आरा से हैं। और सुशील कुमार सिंह वो औरंगाबाद से सांसद हैं। ये बीजेपी में के सांसद हैं और राजपूत बिरादरी से आते हैं। दूसरी ओर जो ब्राह्मण बिरादरी के हैं वो अश्वनी चौबे हैं जो बक्सर से सांसद हैं बीजेपी के, और गोपाल जी ठाकुर ये दरभंगा से बीजेपी के सांसद हैं। 7 लोग तो उधर भूमिहार ये राजपूत और ब्राह्मण हो गए। उसके बाद भूमिहार में अगर आप देखें तो भूमिहार में गिरिराज सिंह बेगूसराय से इनके सांसद हैं बीजेपी के। दूसरी ओर जो चंदन सिंह जो हैं वो नवादा से हैं और वो एलजेपी आज की तारीख में पशुपति कुमार पारस जो है एलजेपी का फैक्शन उसके सांसद हैं। और दूसरा उधर वैशाली से वीणा देवी हैं, वो भी पशुपति कुमार पारस वाली एलजेपी में हैं। और एक ये लाला जो कायस्थ के बारे में मैं कह दूं उसमें रविशंकर प्रसाद जो हैं वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और वो पटना से बीजेपी के सांसद हैं। तो इतना ये जो संख्या है ये अच्छी खासी संख्या है। 40 में 13 सांसद जो हैं अगरी बिरादरी के हैं, जिसमें 2 वो जेडीयू के साथ हैं, बाकी जो है वो एनडीए की तरफ हैं। उसमें बीजेपी के पास जब बड़ी संख्या है
और दो छोटी संख्या इधर एलजेपी के साथ में है। तो कुल मिलाकर के ये है कि 13 जो सीट है, उसके अलावा भी कई सीट है जिस पर लोग दावेदारी करेंगे। उनको कैसे अपने प्रभाव क्षेत्र में लाया जाए, ये लालू और नीतीश दोनों की चिंता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या ये जो हमने जो नाम बताया बीरेन जी, तो इसमें से क्या लग रहा है कि ये तो आज की तारीख में सब लोग बीजेपी और एनडीए के साथ में, दो को छोड़ करके? दरअसल दो को नहीं, जो दो लोग हैं और जो एलजेपी वाले दोनों हैं, उनका एक भरोसा नहीं है कि एलजेपी में हैं तो कि रहेंगे या नहीं रहेंगे, इनको रखेगा या नहीं भाजपा अपने खेमे। दोनों व्यक्ति को अपनी पार्टी में मिला ले, विलय करा ले, या कोई और किसी पार्टी में चले जाए, इन दो लोगों को कोई भरोसा नहीं है। ये कहा जा सकता है कि ये लोग केयर ऑफ बीजेपी हैं। हाँ, केयर ऑफ बीजेपी हैं। नहीं, जो वीणा सिंह केयर ऑफ जेडीयू हो सकती हैं। हो सकता है कि चंदन सिंह केयर ऑफ बीजेपी हों, लेकिन जदयू, इसलिए उनका कोई दो लोग छोड़ दीजिए आप। बाकी 11 के दो तो जदयू के पहले से ही हैं, दो कन्फ्यूज हैं, और बाकी 11 के 11 9 के 9 पूरा भाजपा के साथ खड़े हैं, उसका कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और कई सीटें हैं जहाँ के लोग दावेदारी करेंगे, क्योंकि ऐसी जातियाँ हैं ना, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, यादव, सब जगह लंगी मारते रहते हैं। अगर सीट रिजर्व नहीं है तो लंगी से ज़्यादा तो बाज आएंगे नहीं है, तो आगे तो चलती ही रही प्रक्रिया, और जगह दावेदारी करेंगे। लेकिन आज की तारीख में 13 तो हैं ही कम से कम। कल तो ये जो इसमें ये एक बड़ा जो फैसला हुआ था, जैसे कि जो आप कह रहे हैं कि इनको अपने पक्ष में जीतना है, राजपूत बिरादरी को खास करके, उसके बाद भूमिहारों को, तो ये जो बड़ा एक फैसला जो नीतीश कुमार की सरकार ने लिया था, और सरकार का फैसला है, इसलिए माना जाएगा कि उसमें आरजेडी भी शामिल है, बाकी के महागठबंधन के लोगों को भी माना जाएगा शामिल है, कि आनंद मोहन की रिहाई करवाई गई। आनंद मोहन को जेल से बाहर लाया गया। वो गोपालगंज के तत्कालीन डीएमजी कृष्णैया की हत्या के आरोप में उनको पहले फांसी की सज़ा हुई थी, उसके बाद वो उम्र कैद में बदली। एक क्लॉज जो था जिसकी वजह से वो नहीं निकल पा रहे थे, तो उसको संशोधित किया गया ये ला करके, और उसके बाद ये उनको मुक्त कराया गया। तो ये जो एक बड़ा फैसला था, उसकी कड़ी में आप देखेंगे कि अब जो कुछ जो राजनीतिक ये जो हो रहा है, जो कवायद चल रही है, जैसे कि उनके यहाँ गए, उसके पहले एक बड़ा विवाद हुआ, जो मनोज झा जो आरजेडी के सांसद हैं, जिन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता पढ़ी ठाकुर का कुआं संसद में, और उसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ, और आनंद मोहन ने मोर्चा खोल दिया एक तरह से। उसके बावजूद जबकि आरजेडी अपने सांसद के पक्ष में, मनोज झा के पक्ष में खड़ी रही, और कहा गया कि ये प्रतीकात्मक था, ये कविता किसी जाति बिरादरी के खिलाफ नहीं था। आनंद मोहन ने इसको राजपूतों का मसला बनाया, इसको लेकर के बहुत उग्र प्रतिक्रियाएं भी हुई। तो ये कहने का मतलब ये है कि बात जो आगे बढ़ाई जा रही है, तो वो क्या, कितना लग रहा है आपको कि कितना ये इसके पक्ष में जाएगा? आनंद मोहन सिंह को छोड़ना, उसका वोट की राजनीति कोई महत्व नहीं है। वो एक भ्रम था कि राजपूत, जैसे जब भी होता था पटना में आयोजन महाराणा प्रताप सिंह का, तो सब करता हुल्ले हुल्ले हुल्ले, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आनंद मोहन को छोड़ो, लगा रहता था। तो अब नीतीश जी ने कई बार कहा, भाई रुको ना, भाई रुको ना, भाई रुको ना। अब कितना रुकवाते? अब चुनाव आ रहा था तो बोले चल भाई इनको निकाल गए। तो ऐसा कुछ नहीं था कि इनके आने से बहुत क्रांति हो जाएगी और पूरा वोट मिल जाएगा जदयू को, राजपूतों को, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो राजपूत को कोई महान नेता हैं न, बहुत बड़े संत हैं जो पॉलिटिक्स के लिए बहुत, उनके घर सुनने वाला है। आनंद मोहन सिंह, इस पूरी कवायद में आनंद सिंह मोहन सिंह बाहर आ गए, बस इतना ही है। उसका वोट पे 1% असर नहीं पड़ना है। तो क्या ये लगता है कि आपको कि ठीक है, आज की तारीख में ये भी माना जाता है कि जो अगरी बिरादरी है ओवरऑल वो बीजेपी के साथ है, और बीजेपी को वो स्वाभाविक अपनी पार्टी मानता है। वो महंगाई आ जाए, बेरोजगारी आ जाए, तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना है, वोट उनको देना है, ये माना जाता है। ये अगरी बिरादरी के बारे में लोग कहते हैं। तो क्या ये अगरी बिरादरी के लोगों का जो ये एक तरह से बीजेपी की ओर जो इतना झुकाव है, एक तरह से फैनेटिक जो झुकाव कहते हैं, तो क्या उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश है कि हाँ न्यूट्रलाइज कर दिया जाए ताकि बहुत अधिक विरोध नहीं हो? देखिए, मेरा ये मानना है कि सवार जो वोट रहा है पूरी की पूरी बिहार की पॉलिटिक्स से, लालू जी के दौर शुरू 90 के बाद से, तो गैर यादव हो गया था। गैर यादव खिलाफ तो सवर्ण थे ही पहले, चूँकि जो सत्ता थी उस सवर्ण चुनौती तो वहीं यादव से ही मिला था सबसे ज़्यादा। वो लोग अलग थे ही, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी, तो मतलब पॉलिटिकली भी अलग थे वो। नीतीश जी अपना जो खेमा था यादव विरोधी पिछड़ा, उसको जोड़ के उस चलाते रहे। राज बिहार से करते बहुत दिन करते रहे एंटी पॉलिटिक्स पे, यादव के पॉलिटिक्स पे। तो सवर्ण तो स्वाभाविक रूप से आधे इधर नहीं आने वाला है,
इसलिए नीतीश जाने से नहीं चलाएगा। नीतीश का कोई वोट नहीं था, वो वोट भाजपा का तब भी था और आज भी है। नीतीश जी चाहे यहाँ जाए वहाँ जाए, वो वोट वहीं रहेगा। तो इसलिए हमको नहीं लगता कि नीतीश जी के इधर आने से वोट इधर आ जाएगा या नीतीश के घर घर घूमने से वोट उनको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। राजपूत का वोट तो वहीं मिलेगा जहाँ मिल रहा है। इनके कल भी इनको नहीं मिलता था, कल भी वोट मिलता था भाजपा को मिलता था। चूँकि नीतीश जी साथ में थे तो नीतीश जी को उम्मीदवार वोट मिलता था। जैसे बहुत बार होता है कि मुसलमान भी देता है वोट भाजपा को, जहाँ दौर रहता होता है उम्मीदवार जदयू का, चूँकि जो जहाँ रहता है उम्मीदवार भाजपा का वोट देता है मुसलमान भी, भाई हम नीतीश को सीएम बनाना है। 2010 के चुनाव में बहुत मुसलमान वोट दिया भाजपा के उम्मीदवारों को, क्योंकि नीतीश को वोट दे रहे थे, वो भाजपा को नहीं दे रहे थे। उसी तरह सवर्ण जो वोट दे रहा था, हाँ लिहाज दे रहा था वोट, और उनको जो मिल रहा था वोट कि हाँ भाई वोट हमको मिल रहा है, वोट मिलता था भाजपा को, क्योंकि भाजपा के साथ में खड़े थे इसलिए वोट मिल रहा था। तो ये क्या कहा जाए कि ये जितना प्रयास हो रहा है लालू और नीतीश का, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज उम्मीदवार के आधार पर वेरी करेगा कि अगर मान लीजिए उम्मीदवार या कंस्टिट्यूंसी और उस कंस्टिट्यूंसी में जो समीकरण है उसके लिहाज से जीत हार या महागठबंधन या कह लीजिए इंडिया अलायंस का कहीं भारी होना, कहीं कमज़ोर होना तय होगा? देखिए ये जो वोट है, आप मान लीजिए सवर्णों का वोट नहीं मिल रहा है महागठबंधन को, उम्मीदवार के बेस पर मिलेगा कहीं कहीं, लेकिन जो चुनाव हुआ था, पिछली बार विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें देखा हमने कि जो सवर्ण उम्मीदवार थे कांग्रेस के, उसको आरजेडी के उम्मीदवारों ने वोटर बहुत आक्रामक ढंग से वोट नहीं किए, तो उम्मीदवार दिया भाजपा जदयू, मतलब स्वर्ण कोटा में तो टिकट दिया कुल मिला के कांग्रेस ने बहुत बड़ी संख्या में, और सब हारते गए। क्योंकि वहाँ पे जो अन्य वोट था, जैसे चाहे वोट माले का हो या आरजेडी का हो, जो मेजर वोट था वो बहुत उसको स्वीकार नहीं कर पाया। तो भाजपा कोई भी सवर्ण उम्मीदवार अगर जो सवर्ण बिरादरी के वोटर भी नहीं स्वीकार कर पाए, सवर्ण तो उसको हो सकता दिया हो, लेकिन जो वो समझ भाई इसका बेस वोट था आरजेडी का क्या था, महागठबंधन का, मतलब गैर सवर्ण वोट था ही कुल मिला के था भाई, चाहे माले का वोट हो, यादव का वोट हो, मुसलमान वोट हो, वो लोगों ने बहुत आक्रामक ढंग से, जो कांग्रेस हारी इसलिए हारी कि उसको लोग स्वीकार नहीं कर पाए। जो वोटर था महागठबंधन का था कहते थे, वो लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाए, इसलिए चुनाव हारती चली गई। 80 सीट मिला, 17 में 19 में पहुँच गई कांग्रेस। अच्छा, तो ये बताइए, तो क्या इतना सारा ये जो कोशिश हो रही है, लालू नीतीश जो कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उसका कोई असर नहीं होगा या असर होगा? सवर्ण वोटों पर कोई असर नहीं होने वाला है। सवर्ण वोट आज नीतीश जी लालू जी घर घर चले जाएं, टिकट जहाँ मिलेगा सवर्णों को वहाँ कुछ वोट मिल जाएगा, बाकी वोट एक भी नहीं मिलने वाला सवर्णों को। यानी कि सवर्णों को अगर ये टिकट भी देंगे तो सवर्णों का कुछ वोट मिल जाएगा, लेकिन इनके उम्मीदवार की जीत निश्चित होगी इनके अपने वोटरों के जरिए। क्या? हाँ बिल्कुल, लेकिन बहुत कम वोट ले पाएंगे ये लोग, जो सवर्ण उम्मीदवार रहेंगे महागठबंधन के, तो बहुत कम वोट लेंगे। तो देखिए चुनाव आते थे ना, जदयू आरजेडी सब मिला के 5 से 6% वोट जाएंगे सवर्ण, उससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे लोग टिकट, क्योंकि देंगे तो चुनाव हारेंगे। तो सवर्ण खूब मिला टिकट, कुल मिला के 5, 6, 8 पार्टियों में सिर्फ 5 मिलेगा सवर्ण, 35, 45, 40 सीटों में 6 सीट रिजर्व है। तो बीरेन जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि ये जो महागठबंधन है या इंडिया अलायंस है बिहार में, वो सवर्णों को 5-6 सीट से ज़्यादा नहीं देगा, क्योंकि इनके विनेबिलिटी का सवाल है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि सवर्ण बिरादरी से वोट तो बहुत कम मिलेगा और इनके जीतने की गुंजाइश तब बनेगी जब इनके जो लालू नीतीश के जो वोटर हैं वो उन पर आक्रामक ढंग से उनको वोट करेंगे, तभी जीतेंगे। अगरी बिरादरी से आक्रामक ढंग से वोट इनके अगरे उम्मीदवारों को भी नहीं मिले। बिल्कुल फैक्ट यही है, पिछड़ा वोट वहीं जहाँ आक्रामक रहेगा वहीं चुनाव जीतेंगे आप। उस जो स्वीकार नहीं कर पाता है ना मेंटली, मतलब भूमिहार स्वीकार नहीं कर पाएगा, तो उसमें संभव नहीं कि वोट टिकट देख भी। ये इसके लिए तो लग रहा है जो अभी जो पूरा अगरी बिरादरी जो चार्ज है, वो चार्ज इस रूप में है कि बीजेपी हमारी अपनी पार्टी है और उसी के साथ हम सुरक्षित हैं, वही हमारी मान मर्यादा प्रतिष्ठा का प्रतीक वही है, वही पार्टी है। तो इस लिहाज से उसको लगता है कि नहीं, हमको हमारी स्वाभाविक पार्टी बीजेपी है, तो इस लिहाज से वो वोट उधर नहीं करेंगे। हाँ, उम्मीदवार कितना तगड़ा है उसमें उसकी अपनी पकड़ कितनी है उसके लिहाज से तय होगा। तो हम लोग जो बातचीत कर रहे थे कि जो लालू और नीतीश जो अगरों पर जो दाव लगा रहे हैं, राजपूतों पर, भूमिहारों पर और ब्राह्मणों पर, तो ये जो दाव जो है, ये दाव उनको एक तरह से न्यूट्रलाइज भी करना है। दूसरा कि उनमें जो मजबूत उम्मीदवार हो कोई है
तो उसको सामने ला करके और एक मैसेज ये भी देना है कि हम आपकी बिरादरी को भी टिकट दे रहे हैं, आप हमको वोट दीजिए। लेकिन इनके उम्मीदवारों की जीत तभी तय होगी जब इनके वोटर यानी कि इंडिया अलायंस के वोटर, लालू नीतीश के वोटर, महागठबंधन के वोटर उनको वोट करेंगे आक्रामक ढंग से, तभी वो प्लस करके जीत पाएंगे। अन्यथा अगरी बिरादरी के भी उम्मीदवार अपने अगरी जाति के वोट से जीतेंगे, ये नहीं लग रहा है। बीरेन जी का ये कहना है। तो बीरेन जी बहुत बहुत धन्यवाद।